हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों में से जिसने भी लास्ट संडे को यूपीएससी 2023 का एग्जाम दिया हो, आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ हो और आप सबके मार्क्स कट ऑफ के ऊपर हो। इस साल का सीसैट का पेपर थोड़ा वियर्ड था। इजी क्वेश्चंस कम थे, मॉडरेट एंड डिफिकल्टी ज़्यादा थी, बट स्टिल पेपर कैसा भी हो, लॉजिक का स्कोप हमेशा रहता है। आज हम सीसैट 2023 का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसको मैं 5 सेकंड में सॉल्व करने वाला हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे चैनल के एक मेंबर ने कमेंट किया था किसी वीडियो पर इसी सीसैट के बारे में 2023 के, कि पेपर बहुत ही लेंदी था, बहुत ही डिफिकल्ट था, कैसे सॉल्व करें, कैसे प्रिपेयर करें आगे के लिए। सो आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट इट टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस वीडियो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसका आंसर 5 सेकंड में आ जाएगा। तो इस 5 सेकंड का जो आंसर है, इसको अप्रिशिएट करने के लिए आपको इसका ट्रेडिशनल मेथड पता होना चाहिए कि आप अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड से करने जाएंगे तो कितना लंबा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 9 डिजिट का नंबर है जिसकी सारी डिजिट 1 है। 1119 बार लिखा हुआ है, राइट। ये एक नंबर है 9 डिजिट का जिसकी सारी डिजिट 1 है और इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इट इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मतलब यहाँ पे इंटू लगा के आपको फिर से 9 बार 1 लिखना है। इतना लंबा आपके पास इक्वेशन है और कह रहा है जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 111 जो 9 टाइम से, इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा उसका सम क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी। फिर भी अगर आप शायद थोड़ा लॉजिक लगाएं कि इसको मल्टीप्लाई आसानी से कैसे किया जा सकता है, तो आप देखेंगे कि अगर आप 11 को 11 से करें तो 121 आएगा आपके पास, राइट। और फिर आप 111 को 3 टाइम्स जो 111 है इसको 111 से करें तो आपके पास आएगा 12321। और फिर अगर आप 4 टाइम्स 1 को 4 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 1234 एंड 321। तो यहाँ पर आप पैटर्न देख सकते हैं कि आप 11 को 11 से या 111 को 111 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो जो नंबर स्टार्टिंग में आता है वही लास्ट में आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे 123 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 321 यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट में 4 कॉमन है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 21 लास्ट में 3 कॉमन है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा और इसके बाद यही वापस 8 7 6 डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक आएगा। तो रिजल्टिंग नंबर ये है आपके पास। इसको आपको सारे डिजिट का सम बताना है क्या होगा यहाँ। अब आप इस नंबर को मैनुअली काउंट कर सकते हैं या यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n n+1/2 जो फॉर्मूला होता है, राइट। इन बोथ केसेस आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, आंसर तो आ जाएगा बट टाइम वेस्ट बहुत होगा। तो व्हाट इफ आई टेल यू कि आपको इन सब में से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और इसका आंसर बिना सॉल्व किए भी आ सकता है। कैसे? तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ एक 9 डिजिट का नंबर है जिसकी सारी डिजिट 1 है, 1119 टाइम्स। तो अगर ये सारी डिजिट 1 है तो इसका सम कितना होगा, 9 ही होगा। और अगर इसका सम 9 है मतलब ये 9 से डिविजिबल है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि उस नंबर का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो भी 9 से डिविजिबल है। सारे 1 लिखे हुए हैं मतलब 9 आएगा जोड़ने पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 से डिविजिबल है। अगर ये 9 से डिविजिबल है तो इसका कोई भी मल्टीपल हो, कितना भी बड़ा मल्टीपल हो, अगर इसी का मल्टीपल है तो वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो अगर इसको हम फिर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसी का मल्टीपल होगा, मतलब जो भी नंबर आएगा, हमें नहीं पता क्या आएगा, वो भी 9 से डिविजिबल ही होगा। वो 9 से डिविजिबल क्यों होगा? क्योंकि उसका सम 9 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो भी नंबर आएगा इस सारे डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल ही होगा, राइट। अब आप मुझे बताइए चारों ऑप्शन देख के इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 9 का डिविजिबल है। 64 9 में आता नहीं, 80 आता नहीं, 100 आता नहीं, सिर्फ 81 ऐसा नंबर है जो 9 का डिविजिबल है। 9 9 81 होता है, मतलब सी हमारा आंसर हो जाएगा बिना कुछ किए। मुझे तो देख के समझ में आ रहा था बट मुझे क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने ये सब ड्रॉ करके आपको दिखाया कि 9 डिजिट का नंबर अगर सारे 1 है तो उसका सम 9 होगा, मतलब वो 9 से डिविजिबल होगा। तो फिर उसका कोई भी मल्टीपल हो वो भी 9 से डिविजिबल होगा, राइट। और 9 से डिविजिबल होने के लिए उस नंबर के जो डिजिट है उनका सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पर आप एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 9 से डिविजिबल था, 9 9 81, तो सी ऑब्वियसली हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो कि कैसे हमने बिना सॉल्व किए सिर्फ लॉजिक से ऑप्शन देखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। 5 सेकंड में ही सॉल्व होगा लेकिन मुझे आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए टाइम लगा। नाउ जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि हमारे एक मेंबर ने कमेंट किया था इस साल के सीसैट के बारे में कि पेपर बहुत ही लेंदी था, डिफिकल्ट था, अजीब अजीब से क्वेश्चन थे एंड नेक्स्ट ईयर के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या पेपर हमेशा ऐसा डिफिकल्ट आएगा मैथ का जैसे इस साल था, राइट। सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर कि जैसे यूपीएससी का जो सीसैट का पेपर वो क्वालिफाइंग है, तो अगर किसी की मैथ स्ट्रांग है तो उसको लगता है हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और सीसैट क्लियर हो जाएगा। एंड किसी को लगता है अगर हमारा इंग्लिश स्ट्रांग है तो हम सिर्फ कॉम्प्रहेंशन को अटेम्प्ट करेंगे और सॉल्व हो जाएगा सीसैट। एंड किसी को लगता है अगर उसके रीजनिंग वाला पोर्शन का स्ट्रांग है तो सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और उनका सीसैट क्वालिफाई हो जाएगा। बट यूपीएससी ऐसा नहीं चाहता है, राइट। यूपीएससी चाहता है कि अगर आपको 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, मैथ, रीजनिंग एंड कॉम्प्रहेंशन, तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, सारा आपका प्रिपेयर होना चाहिए। एंड इस बात को रीइंफोर्स करने के लिए यूपीएससी हर 1-2 साल के बाद किसी एक पोर्शन को डिफिकल्ट कर देता है इन कंपैरिजन टू अदर्स, ताकि अगर कोई लोग किसी एक ही सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट है
तो उनका वो प्लान फेल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सिर्फ मैथ स्ट्रांग है और आप सोचे कि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग छूने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वालिफाई हो जाएगा, तो जिस साल मैथ डिफिकल्ट आ जाएगा उस साल आपको मजबूरन कुछ और देखना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन देखना पड़ेगा, रीजनिंग देखना पड़ेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज से 2 साल पहले जो यूपीएससी एग्जाम था सीसेट का, उसमें कॉम्प्रिहेंशन बहुत डिफिकल्ट आया था, चारों ऑप्शन देके लग रहा था चारों ही आंसर सही है। तो उस वक्त जो लोग इंग्लिश पे डिपेंडेंट थे कॉम्प्रिहेंशन पर, उनको मजबूरन मैथ या रीजनिंग अटेम्प्ट करना पड़ा क्योंकि इंग्लिश हो नहीं रहा था। तो दिस इज अ कॉमन थिंग, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मैथ बहुत डिफिकल्ट आ गया, हमेशा ऐसे ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर 1-2 साल के बाद चेंज होता रहता है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर रीजनिंग डिफिकल्ट हो जाए या इंग्लिश डिफिकल्ट हो जाए या मैथ ही डिफिकल्ट हो जाए, राइट। तो यहाँ पे टेक अवे क्या है? टेक अवे यहाँ पर ये है कि आपको किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप दूसरा कोई टच भी ना करे, कॉम्प्रिहेंशन पढ़े ही ना, रीजनिंग पढ़े ही ना, बिकॉज यूपीएससी डजंट वांट दिस। आप पूरे साल जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो आपको तो इंग्लिश वैसे भी इतना होना ही चाहिए कि आप कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट कर पाए, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ का पोर्शन हमेशा ही डिफिकल्ट होगा आज के बाद से, ये वन टाइम अफेयर हो सकता है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी ऐसा हो, वी कांट से। बट एक बात जो सर्टेन है वो ये कि हर 1-2 साल के बाद ये पोर्शन चेंज होता रहता है, कभी कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट हो जाता है, कभी रीजनिंग, कभी मैथ। इस बार मैथ की बारी थी, इस वजह से क्वेश्चन आपको ज्यादातर डिफिकल्ट दिखे, इजी एंड मॉडरेट कम थे। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, मैथ के क्वेश्चन डिफिकल्ट थे बट इतने डिफिकल्ट नहीं थे कि आंसर ना आ पाए। डिफिकल्ट इसलिए थे कि बहुत कॉमन ट्रिक या कॉमन लॉजिक नहीं लग रहा था उसके ऊपर, आपको उसको सॉल्व करना पड़ रहा था। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे लॉजिक लग सकता था, जैसे मैंने एक क्वेश्चन इसी वीडियो में सॉल्व किया जो ऑप्शन सी हो गया, राइट, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे लॉजिक या ट्रिक नहीं लग पा रहा था, वो ट्रेडिशनल मेथड से हुए बट आंसर उसका भी आ गया। तो कहने की मतलब है डिफिकल्ट थी बट ऐसा नहीं था कि आंसर नहीं आ सकता था, आंसर आ सकता था। डिफिकल्ट खासकर उनके लिए था जिनका जो मैथ का बेसिक्स है और जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं है और जो सीसेट को उतनी तवज्जो नहीं देते जितना वो डिजर्व करता है। मतलब जैसे आप जीएस का पेपर 1 जो है पूरे साल प्रिपेयर करते हैं, बट सीसेट के लिए आप लास्ट के 1-2 वीक में जल्दी जल्दी वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब पर, राइट, और आपको लगता है वो उससे कवर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपकी मैथ उतनी स्ट्रांग नहीं है तो 1-2 वीक से नहीं होगा। अगर आप पूरे साल जैसे पेपर 1 के लिए तैयारी करते हैं तो पेपर 2 के लिए, मैथ के लिए स्पेशली, अगर पूरे साल नहीं तो हर सैटरडे संडे या 15 दिन में कभी वीडियोस देख लीजिए या कहीं पीडीएफ उठाकर कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, अर्थमेटिक का, परसेंटेज, एवरेज, कुछ भी ऐसे सॉल्व करते रहिए। कीवर्ड है यहाँ पर प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ के क्वेश्चंस का, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन अगर सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है तो भी अगर आपने प्रैक्टिस ज्यादा की होगी तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, राइट। अगर आपने 2 ही 4 वीडियोस देखी है तो अगर क्वेश्चन थोड़ा भी चेंज होता है, कुछ भी उसका पैटर्न चेंज होता है तो आपके सिलेबस के बाहर हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है कि सीसेट का लेवल बहुत बढ़ गया है, आगे से बिल्कुल भी मैथ होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने बताया हर 1-2 साल पर ये चेंज होता रहता है। नेक्स्ट ईयर में भी इंग्लिश टफ होगा या रीजनिंग टफ होगा या हो सकता है मैथ ही टफ हो, तो इट इज अ कॉमन थिंग, राइट। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया जो मैंने यहाँ पे किया। आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम रेगुलरली लाते रहते हैं। एंड सीसेट 2023 का पहला क्वेश्चन था, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 1 by 1, राइट। सो दिस इज इट, लेट्स सी इन सम अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।